अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक आसिफ है। आज हम बात करेंगे इजराइल पर होने वाले हमले के बारे में, और इस पर तफसील से बात करने के लिए हमारे साथ एक मेहमान मौजूद है जो कि मेरे बहुत पुराने दोस्त, बड़े करीबी दोस्त हैं और काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पर और पॉलिटिक्स के ऊपर, ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना सरमद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो फ़ारूक भाई शुक्रिया, आपने नाचीज़ को दावत दी और मुझे कुछ इजहार करने का मौका दिया। बड़ी बदकिस्मती है हमारे नौजवानों की कि उनको ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं दिए जाते जहां वो अपनी फीलिंग्स को, अपने नॉलेज को एक्सप्रेस कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ब्रेन बूस्टर्स को एडमायर भी करता हूँ, अप्रिशिएट भी करता हूँ। आपकी जो एफर्ट्स हैं वो बहुत अच्छी हैं। और जहाँ तक बात है रिसेंट इवेंट्स की, जो अभी हमास और इजराइल के दरमियान चल रहा है, तो इसकी मिसाल ऐसी है, एक घर में बच्चा है जो भूखा है और वो इसलिए शोर कर रहा है कि उसको खाना चाहिए, उसकी नीड है। पेरेंट्स किसी वजह से उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, उनका इंटरेस्ट उस बच्चे की भूख पर नहीं है, तो वो बच्चा कुछ ना कुछ करके ऐसा साउंड क्रिएट करता है जिससे वो अपने पेरेंट्स को अपनी तरफ मुतवज्जो करना चाहता है। उसकी वजह से जब पेरेंट्स उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं हो रहे, जो साउंड क्रिएट हो रहा है, ये वो गैप है जो आपको आज दुनिया में नज़र आ रहा है। और यकीनन इस मिसाल में ये बच्चा फ़लस्तीन है, फ़लस्तीन की आवाम है। यस एग्जैक्टली। फ़लस्तीनी अवाम पिछले 75 साल से राइट मांग रही है अपना पैलेस्टीनियन स्टेट का, बिल्कुल, जो कि उनको नहीं दिया जा रहा। आपने इसराइल बना दिया। अगर इस बात को देखा जाए तो राइट्स और ह्यूमन डिग्निटी और ह्यूमन वैल्यूज़ तो इजराइल की आवाम की भी है, ज्यूज़ की भी तो राइट्स हैं। वो भी इस बात को क्लेम करते हैं कि ये खित्ता उनका था, उनके आबाओ-अजदाद का था और वो इसको राइटफुली हासिल करना चाह रहे हैं। अगर उनके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तब भी तो ये बात ठीक है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। देखें, एक पैरामीटर्स हैं, राइट्स, ह्यूमन डिग्निटी फर्स्ट कम्स फर्स्ट। और ये अगर आप यूनाइटेड नेशंस का मॉडल देखें, यूनाइटेड नेशंस भी इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए बनाया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। बिल्कुल। लेकिन जो अज़ाइम है, आप जो जिस तरह एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, आप एक पूरे रिलीजन, एक पूरे खित्ते के लोगों को, पैलेस्टीनियन इस टाइम 22% ऑफ पैलेस्टाइन पर एग्रीड है, आप उनको वो स्टेट भी नहीं दे रहे। आप तो अपना राइट मांग रहे हैं लेकिन दूसरे का राइट सल्ब कर रहे हैं। तो जब भी आप किसी को सप्रेस्ड करेंगे तो उतनी फोर्स से, स्प्रिंग को अगर आप सप्रेस करेंगे वो उतनी फोर्स से बैकफुली करेगा, रिएक्ट करेगा। तो ये वो रिएक्शन और फ्रस्ट्रेशन है जो 75 ईयर्स का जुल्म सतम जारी रखा राइट्स के लिए। आप मुझे बताएं कि इजराइल के अंदर क्या राइट्स नहीं मिलते? राइट्स तो उधर अवेलेबल हैं, टेक्नोलॉजी उनके पास है, वो दुनिया की जितनी भी पावर्स हैं वो इजराइल को सपोर्ट करती हैं। उनको क्या चाहिए? एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन के लिए वो क्या कर रहे हैं? पैलेस्टीनियन। अगर आप ग्रेटर इजराइल का मैप देखें तो वो सराउंडिंग्स, जितनी भी अरब ममालिक की सराउंडिंग्स हैं, उधर तक उनकी एक्सपेंशन है। सही। तो ये राइट्स का मसला नहीं है। बड़ी शानदार मिसाल दी राना साहब आपने, बच्चे की मिसाल, और बड़ी उम्दा थी और बहुत ही आराम से समझ आ जाने वाली बात थी। और उसके साथ ही था एक ब्रीफ बैकग्राउंड इजराइल का और फ़लस्तीन का और उनके कॉन्फ्लिक्ट का। राना साहब, इसके आगे सवाल मैं ये करना चाहता हूँ, जो वर्ल्ड पावर्स हैं, जो ओन करते हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं थ्रू आउट द ग्लोब, उनका इसमें क्या किरदार है? वो इस मसले की हल के लिए क्या कर रहे हैं या उनकी क्या कोशिशें हैं और किस हद तक वो इसको सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं? क्योंकि मसला आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आज से नहीं काफ़ी सालों से चल रहा है। तकरीबन 75 साल से, जब से इजराइल कायम किया गया तब से चल रहा है, बाल्फोर डिक्लेरेशन के बाद से। तो अभी तक इसको हल क्यों नहीं किया गया और आखिर वर्ल्ड पावर्स इसमें अपना मुकम्मल किरदार अदा क्यों नहीं कर रही? इसमें सबसे पहले तो ये गुजारिश है कि अगर आप वर्ल्ड डिज़ाइन देखें ना, तो आपके सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशंस में आप यूएन को हाईलाइट करते हो। यूएन के अंदर 70% फाइनेंशियल शेयर है यूएस का। बिल्कुल ठीक। इस वक्त जो यूएस की तरफ से स्टेटमेंट आई है, यूएस ये क्लेम कर रहा है कि जो कुछ हमास ने किया, हमास इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इसका कीमत अदा करेगा और हम अब इजराइल को हर किस्म की असिस्टेंस देंगे, जंगी असिस्टेंस। वो ये नहीं कह रहे कि इसको क्रैक डाउन होना चाहिए, जंग को रुकना चाहिए, हम सब मिलकर बैठते हैं एक जगह और इस मामले को हल करते हैं। वो ये नहीं कह रहे। वो ये नहीं कह रहे। उनका ये मुद्दा है, हम हर किस्म की असिस्टेंस देंगे इजराइल को ताकि वो रिटेलिएट कर सके। मतलब नफरत का जवाब नफरत से, जंग का जवाब जंग से, खून बहाने का जवाब खून बहाने से। आप देखें कि आजकल जो है वॉर्स जो हैं, सोशल मीडिया वॉरफेयर का भी एक बहुत ज़्यादा किरदार है इस तरह के इवेंट्स में।
आप पूरा सोशल मीडिया का अगर आप चेक करें ना, तो आपको यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक स्पेशली, ट्विटर के ऊपर जो चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है, आपको वीडियोस नज़र आ रही हैं जिनका इंटरेस्ट पैलेस्टीनियंस के साथ है, वो पैलेस्टीनियन फ्लैग्स को लगा रहे हैं। उनके फिल्टर्स कुछ ऐसे जदीद आ गए हैं कि फेस पे आपको पैलेस्टीनियन फ्लैग नज़र आता है, वो पैलेस्टीनियन फ्लैग जो आपको शायद पहले नज़र नहीं आता होगा। तो हम इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि हम सिर्फ सिचुएशन को कैश करते हैं, ठीक। ऑन दी अदर हैंड इंडियंस, उनका इंटरेस्ट इसराइल के साथ है। गो के इंडिया के अंदर इस वक्त वर्ल्ड कप चल रहा है, बड़े बड़े मैचेस के उन्होंने बड़े बड़े स्टेडियम्स तो बनाए हैं, लेकिन क्राउड नहीं है। क्यों? क्राउड बिजी है जी, वो इसराइल का फ्लैग लगाते हैं और दे आर स्टैंडिंग विद इसराइल। और अपने मुल्क में इतना बड़ा इवेंट चल रहा है, उसके स्टेडियम्स खाली हैं। तो ये कैश करने का तरीका है। आप अगर इनके ग्लोबल इंटरेस्ट जो है ना, वही सब कुछ है जिसको हम कहते हैं नेशनल इंटरेस्ट। राणा जी, मैं यही सोच रहा था कि आखिर क्यों 75 साल में इससे पहले और किसी सीरियस इवेंट से पहले कोई फ़लस्तीन का फ्लैग लेकर बाहर नहीं आ रहा था, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, रैलीज नहीं हो रही थी। हाँ, ये मानते हैं कि छोटी मोटी रैलीज कहीं ना कहीं गली मोहल्लों में कुछ छोटे मोटी पार्टीज़ की जानिब से होती रही, कभी ना कभी किसी ना किसी स्पीच में जिक्र होता रहा, लेकिन इतने मैसिव स्केल पर कभी किसी ने तज़किरा नहीं किया, उसके बारे में बात नहीं की और उसको हाईलाइट इशू के तौर पर पेश नहीं किया। यूएन में चंद एक बार बात तो हुई है, लेकिन कभी उस पर काम नहीं धरे गए, कोई ख़ास सॉलिड रेजोल्यूशन नहीं पेश की गई। तो मेरा सवाल वही है कि आखिर बड़े बड़े जो मुल्क हैं, जो पावर्स हैं दुनिया की, वो इस प्रॉब्लम को, इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं, और अगर कुछ नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे। यूएन आखिर अमन का इदारा बनाया गया है दुनिया में अमन कायम करने के लिए, लेकिन यूएन ने भी आज तक कोई सॉलिड स्टेटमेंट, कोई रेजोल्यूशन नहीं दिया इस प्रॉब्लम का। आखिर क्यों? इसमें गुजारिश ये है कि यूएन के अंदर रेजोल्यूशंस मौजूद हैं, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। ऐसे ही जैसे कश्मीर के मामले पर नहीं होती, जैसे जूनागढ़ के मामले पर नहीं होती। मसला ये है, आप इस सारे मसले का हल की अगर आप मुझसे वन लाइनर मांगे ना, तो वो ये है कि वर्ल्ड लीडर्स को चाहिए कि वो फ़लस्तीन में या इजराइल में जाकर बैठे, इन दोनों को साथ बैठाएं और ये एग्रीमेंट करें कि यूएन की रेजोल्यूशन के मुताबिक, जिस पर पैलेस्टीनियंस भी एग्रीड है तो इसराइल एग्री नहीं है उस पर। अगर वो एग्री होता तो अभी तक इम्प्लीमेंट हो चुका होता। उनको एग्री करें, आपके जो मिडल ईस्ट के जितने भी इश्यूज हैं वो रिजोल्व हो जाएंगे। सही वन लाइनर हल ये है इम्प्लीमेंट। सरबत साहब, यूएन की रेजोल्यूशन की आप बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी पावर दुनिया के ऊपर अमेरिका मौजूद है। अमेरिका को भी ये बात पता तो होगी कि यूएन में रेजोल्यूशन मौजूद है और इसराइल को उनको मानना चाहिए, जो कि वो नहीं मान रहे। तो अमेरिका भी तो उन रेजोल्यूशंस को नहीं मान रहा। और वो इस तरह, मैं आपको ये बात कह सकता हूँ कि अभी आपने तज़किरा किया कि वेपन्स के तौर पे मिलिट्री फोर्स की तरफ से, हर तरफ से जंग लड़ने के लिए, रिटेलिएट करने के लिए इसराइल को सपोर्ट करने जा रहा है अमेरिका। तो देखा जाए तो अमेरिका भी तो उस रेजोल्यूशन की कोई इज्जत नहीं कर रहा, उसको वो मानने को तैयार तो वो भी नहीं है। तो आखिर कैसे ये जो सबसे बड़ा लीडर है ऑफ द वर्ल्ड है अमेरिका, वही जब उस रेजोल्यूशन को नहीं मान रहा, तो बाकी ममालिक से किस तरह हम तवक्को कर सकते हैं किसी हल की? इसमें सबसे बड़ा जो फेलियर है ना, वो मुस्लिम उम्मा का है। वो कैसे? वो यूनाइटेड नहीं है। 57 कंट्रीज़ की आवाज़, अगर वो एक आवाज़ हो तो दुनिया उसको सुनती है। आपने कहा कि पैलेस्टीनियंस के जो इशू हैं वो मतलब ज़्यादा डिस्कस नहीं होता है। मैं आपको गारंटी के साथ ये कहता हूँ, दुनिया के अंदर पैलेस्टाइन का जो इशू है वो डिस्कस भी होता है, उस पर लोग काम भी करते हैं, लेकिन उसको हाईलाइट नहीं किया जाता। हमारे मीडिया, जो भी मीडिया सर्कल इंटरनेशनली भी वेस्टर्न मीडिया वो उस चीज़ को हाईलाइट करते हैं जो उनके इंटरेस्ट के साथ हो। अगेंस्ट द इंटरेस्ट उस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया जाता। जिस तरह इस्लाम को और इस्लामिक सोच को टेररिज्म और टेररिस्ट कहा जाता है, इस तरह हमें बदनाम किया जाता है वेस्टर्न मीडिया की तरफ से। यस, बिल्कुल वैसे ही। एग्जैक्टली। ये बेसिकली अगर आप इस्लामोफोबिया से भी पहले देखें तो एक राइटर है एडवर्ड सईद, जो एक्साइल्ड है अरब या गालिबन पैलेस्टीनियन एक्साइल्ड है। उन्होंने कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म में इस चीज़ का तस्करा किया है और उनकी एक बुक है ओरिएंटलिज्म के नाम से। ओरिएंटलिज्म ये है कि वेस्ट के अंदर जो स्कॉलरली इस्लाम के ऊपर काउंटर्स किए जाते हैं, एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है इस्लाम के अगेंस्ट,
इसको इश्तराकियत भी कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको ओरिएंटलिज्म कहा जाता है, जिसके ऊपर एडवर्ड सैड ने पूरी किताब लिखी। ठीक, और दूसरा ये जवाब है, हल की अगर बात की जाए, मुस्लिम उम्मा OIC, उनको यूनाइटेड होने की जरूरत है, यूनाइटेड होने की ज़रूरत है, हम आवाज़ होने की ज़रूरत है किसी भी लम्हे में। अब अगर आप कायद आज़म को भी देखें, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस की बात करें, तो कायद आज़म ने फरमाया था कि जब तक पैलेस्टीनियंस को उनके हकूक़ नहीं मिल जाते, पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। लेकिन क्या ब्रिटिश एम्पायर या गांधी साम्राज्य पाकिस्तान बनने के हक में था? वो बंदा विद लॉजिक, विद विजडम, उसने आपको पाकिस्तान लेके दिया। हम जिस चीज़ में लैक करते हैं वो विजडम है, वो लॉजिक है, वो रीजनिंग है। हम एग्रेसिव तो हो जाते हैं, लेकिन ना हमारे पास लॉजिक है, ना रीज़न है, और ना ही हम वेस्ट को ये समझा पाए हैं कि रिलीजियस जो कमिटमेंट्स होती हैं उनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं। लेकिन राणा साहब, हमने ये देखा है कि वेस्टर्न ममालिक में कहीं पर भी आपको नमाज पढ़ने पर या अपनी रिलीजियस जो एक्टिविटीज़ है उन पर कोई पाबंदी तो है नहीं, तो फिर आखिर किस तरह आप ये बात जस्टिफाई कर सकते हैं कि वेस्ट आपको रिलीजियसली रोकने की कोशिश कर रहा है? वेस्ट रिलीजियसली रोकने की कोशिश इस सेंस में कर रहा है, आप अगर पूरी स्पिरिचुअलिटी को पढ़ें तो स्पिरिचुअलिटी और क्रिश्चियनिटी का बहुत आपस में ताल्लुक है। क्रिश्चियनिटी इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी, एग्जैक्टली, ठीक। और जितनी भी दीगर मज़ाहिब हैं उनकी निस्बत इस्लाम जो है वो आपको सोशल वैल्यूज़ भी देता है, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ भी है, सोशो इकोनॉमिक जस्टिस रेट जिसकी इकबाल और कायद आज़म बात करते रहे, वो बेसिकली उस लेवल तक नहीं जाने देते। वो इकबाल ने कहा था, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो, जिस खेत से दहकां को मयसर ना हो रोज़ी, उस खेत के हर खोशे गंदुम को जला दो। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ नहीं समझाई जाती। बहरहाल ये जो करंट इशू है, मैं नाचीज़ की राय में इसका जो बेहतरीन हल है, मुस्लिम लीडर्स को ये चाहिए कि वो पैलेस्टाइन में जाकर बैठ जाएं और उनको हल की तरफ हम आवाज़ हों और हल की बात करें, और अपने इन्फ्लुएंस को, जब पाकिस्तान या दीगर ममालिक अपने इंटरेस्ट के लिए अमेरिका से रब्ता कर सकते हैं, दीगर ममालिक से अपने इन्फ्लुएंसेस एम्बेसीज को यूज़ कर सकते हैं, तो पैलेस्टीनियंस के लिए क्यों नहीं कर सकते? और दूसरी जानिब वेस्ट, उनको चाहिए कि वो इजराइल में आके बैठें और इस मामले को रिजॉल्व करें। पैलेस्टीनियंस के भी राइट स्लूब नहीं होने चाहिए, सल्ब नहीं होने चाहिए, जहाँ तक इजराइल की बात है उनके भी नहीं होने चाहिए। लेकिन जो रेजोल्यूशन UN की मौजूद है उसके मुताबिक इस मामले का हल ही वाहिद वो चीज़ है। आप देखिए, मंडेला जो है 27 साल वो रोबन आइलैंड में रहा, जेल में रहा, एट दी एंड उसने अफ्रीका की आज़ादी को टेबल पर हासिल किया। उसका MK प्लान फेल हुआ, लड़ाई झगड़े से, निगोशिएशन टेबल पे। मेरे एक और सवाल पैदा हो रहा है। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कि सबसे पहले तो रशिया की तरफ से एक स्टेटमेंट आई, फिर चाइना की तरफ से एक स्टेटमेंट आई, और अब अमेरिका इन्वॉल्व हो गया पूरे मामले में। तो आप क्या देखते हैं कि ये बात इजराइल और फ़लस्तीन से बढ़कर दुनिया की बड़ी क़ुव्वतों के दरमियान भी जा रही है? ऑब्वियसली वो उनका काम है ढोल बजाना, सही। वो ढोल बजाते हैं सिचुएशन के मुताबिक। देखें, अमेरिका है तो उसको बैलेंस करने के लिए चाइना अगर स्टेटमेंट नहीं देता, रशिया स्टेटमेंट नहीं देता, बेसिकली वो उस पावर को मेंटेन करना चाहते हैं, वो उस लाइमलाइट में रहना चाहते हैं। चाइनीज हो, चाइना भी बता रहा है कि भाई मेरी स्टेटमेंट मैटर करती है। देखिए, उसकी स्टेटमेंट मैटर करती है तो आपने कोट किया ना, रशिया को आपने कोट किया, लेकिन डीप डाउन उनमें से किसी को भी कोई कंसर्न नहीं है कि फ़लस्तीनियों को हम ये मैयत तो नहीं कर सकते, हम ये मैयत तो नहीं कर सकते कि उनको कंसर्न है। देखा जाए तो सबका नेशनल इंटरेस्ट उनके लिए सबसे अहम है। सबसे पहली चीज़ तो उनके लिए नेशनल इंटरेस्ट ही रहेगी ना। अब फ़लस्तीन के साथ सपोर्ट हमदर्दी की हद तक तो हो सकती है, इससे ज़्यादा तो नहीं, या एट वर्स्ट उनका नेशनल इंटरेस्ट होगा। मेरा सवाल ये है कि क्या ये जो जंग है, जो कशीदगी है, ये इजराइल और फ़लस्तीन से बढ़कर अमेरिका, रशिया, चाइना वगैरह के दरमियान जाएगी? अगर अमेरिका असिस्ट करता है तो ऑब्वियस सी बात है, स्टेटमेंट्स जो हैं वो आगे तक जाएंगी। बिल्कुल, वो ऐसे जाएंगी ईरान, जिसको आप भूल रहे हैं, उसके बाद चाइना, रशिया। सिर्फ उनकी हमदर्दी नहीं है,
उनका जियोग्राफिक इंटरेस्ट भी पैलेस्टीनियंस के साथ, नेशनल इंटरेस्ट बीच में आ गया। नेशनल इंटरेस्ट एग्जैक्टली। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप चीज़ों को थोड़ा डीपली चेक करें, डीपली मेजर करें, तो एट द एंड ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ये अपने अपने इंटरेस्ट तो देख रहे हैं। मेन इंटरेस्ट जिस बात पर मैं तंबीह करना चाहता हूँ वो ये है कि दुनिया को बराबर करवाएं कि यूएन की जो रेजोल्यूशन मौजूद है, सबसे बड़ा क्या है कि पैलेस्टीनियंस किस में खुश हैं, उनके राइट्स है ना, वो यूएन की रेजोल्यूशन के मुताबिक आज़ादी चाहते हैं। एट द सेम टाइम इजराइलियों की भी तो राइट्स हैं, उनकी खुशी भी देखनी पड़ेगी हमें। उनकी खुशी, उनको ये मुल्क दे दिया गया, ठीक ठीक। यूएन की जो रेजोल्यूशन है उसमें उनकी भी खुशी थी और इनके भी हकूक सल्ब नहीं हो रहे थे। एक्सपेंशन, लस्ट क्रिएट्स ब्रूटैलिटी। तो ये जब लस्ट, आपकी एक्सपेंशन की जो लस्ट है वो हद से बढ़ती है तो आप ब्रूटैलिटी की तरफ जाते हो। अब ये तो नहीं है कि उनके राइट्स के तौर पर आप पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स को क्रैश करके और वो एक्सपेंशन मॉडल जो है उसको आगे बढ़ाते रहें और आप इसराइल के राइट्स की तो बात करें लेकिन पैलेस्टीनियंस की नहीं करें। क्या वजह है कि वो मुसलमान है या मेजॉरिटी जो है वो कलमा गो है, ये उनका कसूर है। हम तो ह्यूमन राइट्स की बात करें तो ह्यूमन राइट्स पैलेस्टीनियंस के भी हैं और इजराइलीज के भी हैं। अगर इजराइली के भी ह्यूमन राइट वायलेट्स होते हैं उसको कंडेम किया जाए, लेकिन एट द सेम टाइम 75 ईयर्स से पैलेस्टीनियंस के राइट सल्ब हो रहे हैं, जिसको हम मुसलमान भी और वेस्ट भी उस तरह से कंडेम नहीं कर सका। बिल्कुल ठीक। तो नाज़रीन, ये था एक मुख्तसर डिस्कशन ताज़ा तरीन सूरत हाल पर, इसराइल में होने वाले मामलात पर। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और अपनी राय देकर ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी और मज़ीद किस तरह की वीडियोज़ आप देखना चाहेंगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।